हाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए आ जाइए क्लास में और एक बार कमेंट बॉक्स में हाय हेलो लिख देंगे और ये कंफर्म कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा करिश्मा। ये सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएंगे, उसके बाद हमें ये चीज़ कंफर्म कर दीजिएगा कि वॉइस अगर आप लोगों को क्लियर है, ठीक है, कि मेरी आवाज़ आपको अगर सही सुनाई दे रही है तो क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा हम लोग क्लास को बंद बंद भी कर देंगे। ओके, क्योंकि मेरा गला खराब है, आवाज़ हो सकता है आप लोगों तक सही ना पहुँचे। तबीयत मेरी उड्डू ठीक है, लेकिन गला बहुत खराब है इस समय, आवाज़ एकदम साफ नहीं आएगी। ठीक है साहब हुसैन, बस गला थोड़ा खराब है। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग साहबा हुसैन, जोया, साक्षी, गुड्डू, करिश्मा। तो ये चीज़ क्लियर कर दीजिएगा, वॉइस आपको क्लियर आ रही है कि नहीं, कि क्लास को ऑफ कर दिया जाए। गला जब सही हो जाएगा तभी हम लोग क्लास कर पाएंगे, है ना। गुड्डू कंफर्टेबल हो सकता है, गला है ये, हो सकता है 2-3 दिन में सही हो, इसका कोई कंफर्म नहीं कह सकते हैं, है ना। तो इससे आप लोगों का नुकसान ना हो, उसके लिए हम चाहे आधे घंटे की क्लास करें, एक टॉपिक समाप्त करेंगे, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि समाप्त हो जाए। और उसके बाद जो भी आपका डाउट रहता है वो आप पूछते रहिएगा चैट बॉक्स में, हम आपका उसको जवाब देते रहेंगे। ओके, अगर आप लोगों के पास आवाज़ क्लियर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि गला खराब है, बना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस सप्ताह हो सकता है 22 से क्लासें अधिकतर हम लोगों की डिस्टर्ब हुई हैं, है ना। करिश्मा थोड़ी बहुत बोलने में प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके, पूजा क्लास का टाइम चेंज हो सकता है, अगर आप लोग जो हेल्पलाइन नंबर आता है उस पर अगर आप लोग बात कर लें, ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं आपको टाइमिंग क्या दे सकता हूँ, टाइमिंग मेरे पास एक तो इवनिंग में 8 से 9, 8 PM, तो ये कन्फर्म है। और मॉर्निंग की क्लास में आप लोग 7 AM ले सकते हैं क्लास। ओके, तो 7 AM के लाने लिए जो आपको नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप वाला, इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सर से, टीम से बात कर सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम चेंज हो जाए। ओके, गुड इवनिंग कोमल। ओके गुड्डू, अब लेंगे, है ना, अभी तक तो नॉर्मल टी ही पिया था। जो या हो सकता है 9 AM वाला टाइम चेंज होगा, क्योंकि वो और पहले हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, 7 AM हो जाएगा। ओके, आगे जाके। अच्छा पूजा, आपको इवनिंग में प्रॉब्लम है ना। इवनिंग में देखिएगा काफ़ी टाइम हो जाता है, तो 8 PM मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट को। क्यों करिश्मा, सुबह 7 बजे क्या प्रॉब्लम है। चलिए, तो फिर कोई भी टाइम चेंज नहीं होगा। ओके, अच्छा मॉर्निंग में, चलिए मॉर्निंग में कोशिश करेंगे, 8 AM हो सकता है, 7 AM नहीं करेंगे। ओके, 8 AM to 9 AM।
6 PM तो सॉरी 6 PM नहीं हो सकता पूजा, 8 PM ही होगा। चलिए सुबह वाला हो सकता है 8 AM हो जाए बस, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इवनिंग में टाइम चेंज नहीं हो सकता है। नहीं तो 9 AM to 10 AM हो सकता है बस, सॉरी 9 PM to 10 PM। चलिए टाइम डिसाइड कर लीजिएगा, उसके बाद क्लास के बाद हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ आज हम लोग पढ़ेंगे ईवी रामास्वामी पेरियार के बारे में, लेकिन यहाँ जवाहरलाल नेहरू के बारे में दिया गया है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आध घंटे ही हम बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। इस टाइम अगर क्लास होती है फिर टाइम चेंज नहीं कर सकते हम लोग। ओके, पेरियार ईवी रामास्वामी, तो इन सब के बारे में आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो एक दलित जाति से संबंधित थे एवं इन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन की थी, और कांग्रेस को एक पूंजीपतियों का आंदोलन या संगठन कहा था। ये सारी चीजें इन्होंने कही थी, और इन्होंने निम्न जाति के लोगों का जो शोषण देखा था उसके बारे में बात करते हैं, मनुस्मृति का दहन करते हैं, ये सारी चीजें इनके बारे में रही। कई इन्होंने आंदोलन भी बनाए, कई पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई है, और द्रविड़ कड्डकम पार्टी बनाई और द्रविड़स्तान की मांग भी की है। ओके, यस गुड्डू, मैं बहुत पीडीएफ का बहुत याद रहता है, लेकिन कोशिश करते हैं, हो ही नहीं पाता है, क्योंकि नेटवर्क भी प्रॉब्लम है थोड़ा, और मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से पेरियार के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ देखेंगे जो भी किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो पूछता जाएगा। ओके, क्लास में तो सभी लोग आ गए हैं। मीनू, श्रेया, जो न्यू स्टूडेंट थे वो भी आ गए हैं क्लास में कि नहीं? यस गुड्डू, मैं कल कोशिश करूंगा, कल बहुत जल्दी कर दूंगा, सारे कर दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इनका इंट्रोडक्शन जान लेंगे, थोड़ा परिचय के बारे में देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो इनका परिचय क्या है? गुड इवनिंग पंकज। इनका पूरा नाम है इरोड बैंक टप्पा रामास्वामी, रामास्वामी है। ओके, स्वामी। जन्म इनका 17 सितंबर 1879 1879 इरोड में हुआ था, जो पूर्व मद्रास प्रेसिडेंट, अब इसे तमिलनाडु कहा जाता है। ये पिछड़ी जाति के धनी व्यवसायियों के परिवार से ताल्लुकात रखते थे, इसीलिए जाति के आधार पर होने वाले सामाजिक भेदभाव की इन्होंने पीड़ा अनुभव की, क्योंकि ये पिछड़े वर्ग से थे, है ना। तो इन्होंने वो समाज में होने वाला शोषण और भेदभाव वो सब देखा है। ठीक है, अब उसे देखकर उन्होंने वो देखा, तो उससे वो प्रभावित तो होंगे, क्योंकि शिक्षित भी थे, अच्छे खासे थे। ठीक है, तो उनके जीवन में प्रभाव पड़ा, और आगे जाके उन्होंने कई एक से एक बढ़कर अच्छे कदम भी उठाए। एक चीज जान लीजिएगा, इनके नाम में पेरियार लगा हुआ है। पेरियार का मतलब होता है द ग्रेट, एक महान व्यक्ति। ओके, तो कभी कभी इनके नाम के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ग्रेट मैन किसे कहा गया है? इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, ईवी रामास्वामी को द ग्रेट मैन कहा गया है, जिनको हम लोग पेरियार भी कहते हैं। ठीक है, जिन्हें लोग वहाँ की भाषा में तमिलनाडु अर्थात पूर्व मद्रास प्रेसिडेंट इरोड में लोग इन्हें कहते थे पेरियार। पेरियार का अर्थ जो है ग्रेट मैन, एक महान व्यक्ति है। ओके,
सम्मानित व्यक्ति महर्षि के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय राजनीति के दक्षिण भारत में बहुत प्रमुख नेता रहे हैं। वहाँ इनकी पहचान भी अच्छी थी और एक उन्होंने पार्टी भी बनाई है, लेकिन वो कभी भी पॉलिटिकल से ताल्लुकात नहीं रखती थी। लेकिन उसमें जो भी लोग जुड़े और उससे हटकर एक नई पार्टी बनाई जिसमें उन्होंने पॉलिटी से ताल्लुकात रखे, मतलब जुड़े, उससे अटैचमेंट रखा और आगे जाके राजनीति में भी आए। ओके, आप लोगों को वॉइस क्लियर है कि नहीं है, ये बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक तमिलनाडु के इनको जनक माना जाता है। मॉडर्न तमिलनाडु, फादर ऑफ मॉडर्न तमिलनाडु। उनके प्रयासों में तमिलनाडु में राजनीतिक सामाजिक जीवन में ब्राह्मण आधिपत्य जो था उसका अंत हुआ। ब्राह्मण आधिपत्य अर्थात डोमिनेंस जो था, ये ब्राह्मणों का वर्चस्व था, उसे कम हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके प्रति जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने की बात की थी और आंदोलन भी किए थे। समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधार भी किया था। हिंदी में तमिल के वर्चस्व को समाप्त एवं रोकने के लिए भी सरकारी कार्यालयों पर आंदोलन भी किए थे। अगर अभी आप जाएं तमिल में, तो वहां पर अधिकतर पॉलिटिकल पार्टी किससे संबंधित है, वहां उनके कल्चर से एवं हिंदी को ना मानने अर्थात इंग्लिश को अपनी भाषा मानते हैं, राष्ट्रभाषा। अगर कभी भी केंद्र सरकार जब फैसला लेती है कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बनाएंगे, राज्य भाषा बनाएंगे, राष्ट्रीय दर्जा देंगे, तो यहाँ की सरकारें और लोग आंदोलन करने लगते हैं कि हम पे हिंदी ना थोपी जाए। ओके, ये जो है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, अगर वॉइस आ रही है जा रही है, ठीक है। तो तमिल में क्या है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को देखेंगे वो भाषा के आधार पर है, जाति के आधार पर है, संस्कृति के आधार पर है वहाँ की पार्टियां, और कल्चर और एनवायरमेंट के प्रति भी लगाव रखती हैं। ओके, तो उन्होंने तमिल में हिंदी भाषा की वर्चस्व को रोकने के लिए भी अपने आंदोलन किए, सरकारी दफ्तरों पर किए और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के लिए भी काम किया, अर्थात रिजर्वेशन के लिए भी काम किया है। तमिलनाडु में उन्होंने जो पिछड़ी जाति थी उनके नेतृत्व का एक रूप बनाया और एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई है। ये चीजें उनके जीवन में रही हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि वो जो उच्च वर्ग के लोग थे जो शोषण कर रहे थे उनका विरोध करते हैं, जाति व्यवस्था को नहीं मानते हैं और समाज में सुधार करते हैं, जैसे महिलाओं को अधिकार देने चाहिए, समानता के, स्वतंत्रता के, है ना। अगला पॉइंट है, अब उन्होंने कहा ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं सुधार। तो 1919 में 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वो शामिल हो गए। अब जब कांग्रेस में वो शामिल हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, तमिलनाडु में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद को भी संभालने लगते हैं तमिलनाडु में। ओके, और उनका एकमात्र मकसद क्या था, सामाजिक न्याय और सेवा करना, कभी भी राजनीतिक नहीं रहा। ओके, ओके, अगला पॉइंट, 1924 में उन्होंने, अब यहाँ चीज याद रखिएगा, 1919 में किस में शामिल हुए, राष्ट्रीय कांग्रेस में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ईवी रामास्वामी कांग्रेस में कब शामिल हुए, 1919 में, और कांग्रेस कब छोड़ी, 1925 में, 1925। ओके, और तमिलनाडु में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद को भी संभाला। यहाँ से असेसन रीजन क्वेश्चन भी बन सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1924 में वो आते हैं, 1924 में केरल के प्रसिद्ध वैक्याम सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि वैक्याम सत्याग्रह से कौन संबंधित है और कब इससे जुड़ा, कब इसका नेतृत्व किया। तो ईवी रामास्वामी एंड 1924 में इन्होंने इसका नेतृत्व किया। ओके, अन्याय से लड़ने के लिए वह सत्याग्रह की अपनी तकनीक में महात्मा गांधी से प्रेरित थे कि भाई हम किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, अन्याय पूर्वक सत्याग्रह करेंगे। ओके,
गांधी जी की तकनीक से। ओके, अब आता है जब उन्होंने कांग्रेस में देखा है कि कांग्रेस में उच्च जाति के जो लोग थे, सिर्फ उन्हीं का वो एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को रखते थे। सॉरी, सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, उसे पेरियार रखते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे अस्वीकार कर देती है और 1925 में ईवी रामास्वामी कांग्रेस को छोड़ देते हैं। ओके, छोड़ने के बाद क्या होता है, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ब्राह्मण समाजवादी का किला कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी, अर्थात हर संस्कृति हर जाति से उनके ही जाति के लोग उनका रिप्रेजेंट करें। तो इसका जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस ने मना कर दिया था। और जब कांग्रेस ने मना किया तो ये बात ईवी रामास्वामी को बहुत बुरी लगी और उन्होंने 1925 में कांग्रेस को छोड़ दिया। क्या कहकर कि यह ब्राह्मणों का एक साम्राज्यवाद का किला है, जिसमें ब्राह्मण की ही सुनी जाती है, उच्च जाति के लोगों की सुनी जाती है, निम्न जाति के लोगों की नहीं। क्लियर? चलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, काशी तीर्थ यात्रा में उनके साथ एक घटना क्या घटित हुई और वो नास्तिक हो गए। काशी जब तीर्थ यात्रा पर गए, मंदिर में प्रवेश किया और जाति के प्रति इनको बाहर कर दिया गया, कि पिछड़ी जाति से थे, इनको अलग कर दिया गया कि आप मंदिर में जा नहीं सकते। तब इन्होंने देखा कि भगवान तो सबका होता है लेकिन हमको हटा दिया गया। तब वहां से इन्होंने मान लिया कि भगवान कुछ नहीं है, सिर्फ ये लोग धंधा बनाए हैं भगवान को। तब वो जाके नास्तिक हो गए। तब उन्होंने भगवान को मानना बंद कर दिया। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस घटना के अनुसार ईवी रामास्वामी नास्तिक बने। ओके, तो काशी तीर्थ यात्रा की समय या घटना के समय वो नास्तिक बन गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इसके बाद जब वो कांग्रेस से बाहर निकलते हैं, फिर जस्टिस पार्टी में शामिल होते हैं और 1937 में पार्टी का नेतृत्व करते हैं। होने के बाद उन्होंने एक गैर राजनीतिक पार्टी बनाते हैं जो सामाजिक इकाई, सामाजिक परिवर्तन करती रहे। जो इनकी जो पार्टी थी, इसका नाम क्या था? द्रविड़ कज्जिकम या कंडकम, कड्डकम। ठीक है, 1944 में उन्होंने इसका नाम परिवर्तन कर दिया। किस पार्टी का? जस्टिस पार्टी। तो एक चीज याद रखिएगा, जो जस्टिस पार्टी में शामिल हुए थे 1937 में, इनका उन्होंने नेतृत्व किया, इसका लीडर रहे और उसे ही आगे जाके नाम बदल दिया और उसका नाम द्रविड़ कम रख दिया। जो कैसी पार्टी होगी? जो कभी भी पॉलिटिकल रूप से एक्टिवेट नहीं होगी, नॉन पॉलिटिकल होगी, राजनीतिक नहीं होगी, सामाजिक इकाई पर काम करेगी, लोगों की भलाई के लिए काम करेगी, सिर्फ बस। कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगी, इन्होंने ये कहा। ओके, लेकिन इस पार्टी में कई लोग शामिल हुए और उन्होंने इस पार्टी की अच्छाइयों से हटकर अपना एक अलग पार्टी बनाई, डीएमके बनाई, जो आज भी है, एआईएडीएमके, एमडीएमके, ये सारी पार्टियां बनाई। और ये सारी पार्टियां बनाई, किन्होंने बनाई? ये कभी भी पेरियार ने नहीं बनाई। जो द्रविड़ कड़गम नॉन पॉलिटिकल पार्टी थी, उसी में विघटन होने के बाद कई पार्टियां, ये पॉलिटिकल पार्टियां बनती रही, इनके भी नेता हुए और इन्होंने तमिलनाडु की राजनीति पर हावी हो गए। क्योंकि जब मान लीजिएगा कोई पार्टी है, उसका नॉन पॉलिटिकल एजेंडा है, तो उसमें कई नेता होंगे होंगे उन्होंने आपस में सलाह करके उन्होंने दूसरी पार्टी बना लेते हैं, जनता का विश्वास जीत लेते हैं और फिर वो राजनीति में आ जाते हैं।
राजनीति में आ जाते हैं और जनता को विश्वास दिलाते हैं कि आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो लोग देंगे, आप हमें चुनाव में लाइएगा। तो यहाँ से पॉलिटिकल पार्टी इन्हीं की पार्टी से विखंडित हो गई। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि डीएमके एआईएडीएमके किससे टूटी हुई पार्टियां हैं, किससे टूटी हुई पॉलिटिकल पार्टियां हैं। तो किससे? द्रविड़ कर्ण का। ओके, याद रखिए। अगला पॉइंट है 1949 में पेरियार एवं अन्नादुरई के मध्य मतभेद होता है। और देखिए, जो पार्टी थी द्रविड़ कड्डकम, वो पेरियार एवं अन्नादुरई थे। इन दोनों के मध्य जब मतभेद होता है, अन्नादुरई कहते हैं हमें राजनीति में चलना चाहिए, तभी हम लोग कई चीजें अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन पेरियार हरदम पॉलिटी के अगेंस्ट थे कि हम सोशल वेलफेयर करेंगे, सामाजिक एवं कल्याण करेंगे। तो दोनों में मतभेद होता है और इस पार्टी में विघटन विभाजन होता है। तो कई पॉलिटिकल पार्टियों का इस पार्टी से गठन हो जाता है। ओके, नहीं, केजरीवाल ने क्या किया है? हाँ, आम आदमी पार्टी, ये मान लीजिएगा वो पहले इसके लिए लड़े थे कि भाई क्या होना चाहिए कि नेताओं के लिए एक वो लाना चाहिए बिल, लोकपाल वाला, लोकपाल एवं लोकायुक्त वाला। आगे जाके उन्होंने अपनी आम आदमी पार्टी बना ली, है ना। हाँ, केजरीवाल कामयाब तो हो गया, काम अच्छा भी कर रहा है। ठीक है, देखिए जो काम अच्छा करता है उसकी आलोचना होती है। मोदी जी भी है, काम अच्छा कर रहे हैं तो उनकी भी आलोचना होती है ना। केजरीवाल जी काम अच्छा कर रहे हैं, आलोचना होगी। कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आलोचना उसी की होती है जो काम अच्छा करता है। ठीक है, जो नए डिसीजन लेता है उसी की आलोचना होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान मूवमेंट की बात करते हैं। आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन। तो इसकी सबसे पहले डेट याद रखिए, 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने आयोजित किया या किसने लॉन्च किया? तो पेरियार ने किया। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो इसे याद रखिएगा। ओके, इस आंदोलन में क्या था, सीधा शॉर्ट में समझ लीजिएगा। किसी भी धर्म, जाति एवं आध्यात्मिकता के अनुसार किसी के धर्म, जाति एवं नस्ल, लिंग आदि के रूप में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ओके, ब्राह्मण जाति अर्थात निम्न जाति के शोषण को उत्पीड़न के रूप में बहुसंख्यक के साथ या बहुसंख्यक अमानवीय नहीं होगा अल्पसंख्यक के लिए। ये सारी चीजें इसमें इन्होंने कही। ओके, तो ये चीजें याद रखिएगा। आत्मसम्मान मूवमेंट क्यों चलाया गया था? क्योंकि जब ये काशी गए थे तो काशी में इनके सम्मान को ठेस पहुंची थी। इनको मंदिर में इसलिए एंट्री नहीं दी गई थी क्योंकि ये पिछड़े वर्ग से थे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? ओके, तो ये चीजें सारी क्लियर याद रखिएगा। ओके, चलिए एक बार थम्स अप दीजिए और बताइएगा। चलिए, ओके, वेरी गुड। आगे देखते हैं इस आंदोलन में क्या हुआ था। जो हमने आपको पहले बताया है कि द्रविड़ परंपरा पर गर्व होना चाहिए, उन्होंने कहा था। इस आंदोलन में कहा गया था कि तमिल क्षेत्र गैर ब्राह्मणवादियों या गैर ब्राह्मण को अपनी द्रविड़ परंपरा पर गर्व होना चाहिए कि जो भी हमारी परंपरा है, जो भी हमारे विचार है, जो भी हमारी संस्कृति है, उस पर हमें गर्व होना चाहिए। इन्होंने इसमें बताया है जो निम्न जाति थी, जो गैर ब्राह्मण थे, ओके, उनको कहा है।
और ब्राह्मणवादी आधिपत्य को चुनौती देने के लिए इन्होंने कहा है कि आपस में हमको एक होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि हम अपनी सभ्यता को अच्छे से माने। देखिए, जोया एंड गुड्डू, ये कोई वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के बारे में डिस्कस करें। ओके, हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के विचारों को पढ़ते हैं, कभी आपस में उनके विचारों को लेकर हम लोग आपस में बहस नहीं करते हैं। ओके, राजनीतिक स्टूडेंट वो होता है जो सबकी सुनता है, लेकिन कभी भी उन बातों पर बहस नहीं करता है। ओके, हम लोगों को सब दिखता है कि कौन पार्टी अच्छी कर रही है, कौन गलत कर रही है, लेकिन हम लोग कभी किसी की आलोचना नहीं कर पाते। ओके, तो इसलिए इन चीज़ों को मत रखिएगा कि कौन अच्छा कर रहा है, जो कर रहा है वो सब ठीक कर रहा है। ओके, चलिए डिबेट ना चलने दें तो अच्छा है, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होती है। ओके, तो इन्होंने इस आंदोलन में कहा था कि भाई जो गैर ब्राह्मण हैं उनको अपनी सभ्यता पर क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, और जो ब्राह्मणवादी आधिपत्य है उसको आलोचना, उसको चुनौती देना चाहिए। उसको चुनौती कैसे दे पाएंगे हम सब लोग आपस में एक हो जाएंगे और एकता की भावना विकसित करेंगे, जिससे कि क्या होगा, उनको लगेगा कि ये एक है और इन पर किसी प्रकार का हम लोग दबाव नहीं बना सकते। इसीलिए उन्होंने 1925 में ही क्या किया, मनुस्मृति का दहन किया। मनुस्मृति जलन दिवस मनाया जाता है और लोगों ने अपने नाम से जाति का वर्णन हटा लिया था कि किसी प्रकार की जाति नहीं होगी। पुजारियों की अनुपस्थिति में शादियों का आयोजन किया। अर्थात उन्होंने कहा कि पुजारी हो या ना हो, पंडित हो या ना हो, हमारे विवाह हम लोग स्वयं कर लेंगे। ओके, यहाँ तक कि उन्होंने इस आंदोलन में कह दिया। अगला पॉइंट है, नायकर ने एक अन्यायपूर्ण एवं दमनकारी सामाजिक व्यवस्था को शुरू करने के लिए आर्यों को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, नहीं 25 दिसंबर ही है। ओके, तो इन्होंने कहा कि जो अन्याय एवं दमनकारी सामाजिक व्यवस्था थी उसमें क्या था, उसमें जो व्यवस्थाएं थी उसमें जो कारण था, कहीं ना कहीं वो आर्यों को दोष देते हैं जिन्होंने फूट डालो राज के बारे में बात की। ओके, जाति व्यवस्था। अगला पॉइंट है नायकर, ईवी रामास्वामी पेरियार या नायकर भी बोला जाता है। तो इन्होंने पुराणों को, अर्थात जो धर्म ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, उनको सिर्फ कहा है कि ये परियों की कहानियां हैं, ना केवल काल्पनिक बल्कि तर्कहीन होने के साथ साथ घोर अनैतिक भी है। मतलब जो ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए ग्रंथ है, पुराण है, वो कुछ नहीं, उनमें सिर्फ बड़ी जाति के लोगों के बारे में कहा गया है। उन्होंने अपने अनुसार लिखा है और अपने ही बारे में अच्छी अच्छी बातें कही। तो ये कुछ नहीं, ये परियों की कहानियां हैं जो तर्कहीन है, जो कल्पना में है। ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने गांधी जी का क्रिटिसाइज भी किया है। क्यों किया है तो उसके बारे में, क्योंकि गांधी जी वर्ण व्यवस्था को मानते थे और ये वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। ओके, इसलिए इन्होंने आलोचना की है। क्लियर। अगला पॉइंट है, एक बार क्या हुआ कि इनसे पूछा गया, ईवी रामास्वामी से, कि आप सजेस्ट करिएगा समाज को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें हटानी चाहिए और क्या क्या जोड़नी चाहिए। तो इनका जो सीधा जवाब रहा कि हमें समाज से धर्म, कांग्रेस, भगवान और गांधी को नष्ट कर दें तो समाज एक बहुत अच्छा बन जाएगा, है ना। तो ये चीज इन्होंने कही है। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ तक याद, चीजें याद रखिए। ओके, अगला आता है जातियों का उन्मूलन, अर्थात जातियों को हटाने के बारे में बात करते हैं। उन्होंने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को भेदभाव पूर्वक माना है और ये समाज के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था में भी विद्यमान है। तो आज कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं
अगर आप वोट डालते हैं गांव में या नगर पालिका में या फिर मान लीजिएगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डालते हैं, तो उसका जो प्रतिनिधि होता है जनता का, तो कहीं ना कहीं उसको जाति के अनुसार वोट मिलते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी है, वो ओबीसी के लिए है। बीजेपी है, लोग कहते हैं वो जनरल के लिए है। बीएसपी है, वो एससी एसटी के लिए है ना। तो उन्होंने कहा है कि जो जातियां हैं उनको कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था में भेदभाव इसलिए भी है क्योंकि वो राजनीति व्यवस्था में भी विद्यमान हो चुकी है और है। ओके, क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं वुमेन लिबरेशन की बात करते हैं। तो इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। महिलाओं की स्वतंत्रता, महिलाओं के उदारवाद की बात करते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है महिलाओं की अधीनता में भी पेरियार एकमात्र चिंता थी। उन्होंने महिलाओं को समाज में उनकी विनाशकारी एवं स्थितियों के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराया, अर्थात महिलाओं को खुद जिम्मेदार ठहराया कि आप जो आपकी अवस्था है उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। क्यों है? क्योंकि आप पूर्ण स्वतंत्रता की हकदार हैं लेकिन आप स्वतंत्रता नहीं ले पा रही हैं, है ना। क्योंकि आप एक ऐसे समाज में रह रही हैं जहाँ अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है। और महिलाओं को यहाँ तक कि छुआछूत से भी बदतर माना जाता है, निम्न जाति से भी नीचे माना जाता है, लोगों की दासी माना जाता है। तो इन्होंने इनके लिए महिलाओं को दोषी ठहराया। इन्होंने बताया कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए और विवाह के रीति रिवाज में परिवर्तन करना चाहिए। अर्थात मैरिज में क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि दोनों लोगों को आवश्यकता है एक दूसरे की। तो मैरिज में हम लोग समझौता रखेंगे ताकि हम लोग रीति रिवाज मतलब एक परंपरा को मानेंगे। हम लोग चेंजेस करेंगे परंपरा में, लेकिन क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे, समझौता, कि कुछ काम आप भी करेंगे कुछ हम भी करेंगे। ये नहीं कि हम बच्चों का ही पालन करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, तो ये चीज गलत हो जाएगी वो कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार थम्स अप दीजिए और आगे बढ़ेंगे। चलिए ओके, वेरी गुड। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ भाषा विवाद। ये हमने आपको बताया ही था। पेरियार को मातृभाषा को पराई भाषा एवं आर्य भाषा के आक्रमण से बचाने का आह्वान किया। तो यूनेस्को ने पेरियार को नए युग का पैगंबर एवं एशिया का सुकरात भी कहा, समाज सुधारक आंदोलन का पिता भी कहा। और उन्होंने यूनेस्को ने 1970 में इन्हें सम्मानित भी किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि यूनेस्को द्वारा पेरियार को कब सम्मानित किया गया? तो 1970 में। ओके, 1938 में तमिलों के लिए एक नारा दिया। उन्होंने कहा जो तमिलनाडु तमिल वासियों के ही लिए है, अन्य राज्य का कोई भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो आपका रोजगार ले लेता है। हमारी जो मातृभाषा है वो और कहीं अप्लाई है नहीं, तो लोग आते हैं और यहाँ कंपनियां आती हैं क्योंकि यहाँ पास में पड़ जाता है अन्य कंट्री की अपेक्षा, सी फूड है ना, समुद्री तट। तो वह कहते हैं इंग्लिश और हिंदी वाले आते हैं, वो जॉब ले जाते हैं और हम लोगों को कोई देता नहीं है क्योंकि हमारी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश नहीं है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो भाषा विवाद यही है। और जैसे हिंदी वाला भाषा विवाद के हिंदी अप्लाई करना दक्षिण पर साउथ पर, उसके बारे में ये कहते हैं। ओके, यहाँ चीज़ें याद रखनी है आपको। क्या? जैसे इनकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, वुमेन एंड स्लेव, मतलब दास, औरत और दास, वुमेन एंड स्लेव, इसलिए। ओके, ये चीज़ें याद रख लीजिएगा। इनकी कुछ मैगजीन है, रिवोल्ट है और कुली अरासू है। हिंदी में नोट कर लीजिएगा। ओके, इतनी चीज़ें इनके बारे में कही गई हैं।
बस एकदम छोटा सा है और आपको ये चीज़ें इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, आई होप आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हुआ होगा क्योंकि आज मेरा गला भी बहुत ख़राब है, कल से ज़्यादा थोड़ा ख़राब है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे भी लूँ आपकी ये क्लास। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा और जो भी अपडेट होगी पेरियार से संबंधित वो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ओके, जोया शेड्यूल क्लास तो हम करेंगे मॉर्निंग के लिए, लेकिन स्वास्थ्य अगर सही होगा तो हम क्लास लेंगे, नहीं होगा तो मैं आपको 1 या आधे घंटे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रक्षाबंधन के लिए कोई ऑफ नहीं है। मैगजीन का नाम है रिवोल्ट एवं कुड़िया रासु। रिवोल्ट नंबर 2, कुड़िया रासु। ओके, ये दो हैं बस, और एक और लिख लीजिएगा, वुमेन इन स्लेव। ओके, तो रक्षाबंधन की क्या छुट्टी रखना हमें ये बताइए, दिन भर तो रक्षाबंधन चलेगा नहीं, है ना, हम लोगों को 1 घंटे की क्लास लेनी है बस। भाई ऐसा तो है नहीं कि दिवाली हो दिन भर तैयारियां करनी हो, है ना। देखिए, जब पढ़ने बैठते हो तो आधे त्योहार भूल जाइए, है ना, ये चीज याद रखिए। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। मिलते हैं हम लोग कल सुबह 9 बजे मिलेंगे। अगर स्वास्थ्य सही रहा तो क्लास करेंगे, नहीं रहा तो फिर मुश्किल है हम लोग कर पाए क्योंकि सुबह थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है तो गला और भारी हो जाता है। ठीक है, अरे कोमल बुआ जी और फूफा जी का तो स्वागत होता ही रहता है ना। ओके, थैंक यू जोया। ओके, थैंक यू गुड्डू। ओके, थैंक यू साक्षी। चलिए, मिलते हैं हम लोग कल। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। अब जो भी किसी भी स्टूडेंट का किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।